हे गाइस, गुड आफ्टरनून। ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ कंपनीज का अपडेट्स कर लेते हैं। आई थिंक मैंने लास्ट वीक को, आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को लास्ट अपडेट एक वीडियो दिया था। उसके बाद तो आई गेस वो वर्कशॉप का काम चालू हो गया। वीकेंड को कुछ कर नहीं पाया, पूरा वर्कशॉप था। और कल तो मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग किया। तो अभी देखिए, अभी हम लोग अपडेट्स में यहाँ पे कुछ 6-7 कंपनीज है, तो एक एक करके करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब भी मैं कोई कंपनी का अपडेट देता हूँ, उसका मैं मतलब उसका जो रीसेंट पास्ट है उसमें हो क्या रहा है, राइट। वो जो नंबर देता है उसके पीछे का कारण क्या होता है वो भी मैं सब कुछ बताता हूँ, राइट। तो उससे क्या होता है ना, वो अपडेट का सेंस ज्यादा बनता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाने वाला दो कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो और दूसरे कंपनी का नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये जो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी हाईवे हो, रोड बनाने हो, आपको मेट्रो बनानी हो, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स लगता है ना। बिल्डिंग बनाने के लिए हर जगह लगता है। सो बेसिकली ये दोनों कंपनीज का क्या है, ये दोनों कंपनीज का जो आया है उसमें से मुझे अभी एपीएल अपोलो का नंबर्स बहुत अच्छा लग रहा है कंपेयर टू जेटीएल इंडस्ट्रीज का। अब इसका क्यों है, बिकॉज इफ आई लुक एट जस्ट द वॉल्यूम डेटा, ठीक है। वॉल्यूम मतलब से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर एपीएल अपोलो ने 100 पाइप्स बेचा था, इस बार एपीएल अपोलो ने 140 पाइप बेचा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ पे उनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है कुछ 40% के आसपास। आई थिंक 37-38% के आसपास Q3 ओवर Q3 FY25 में हुआ है, जबकि जेटीएल में उतना कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं। इफ यू गो बैक, अगर आप 1-2 साल पहले भी जाके देखते, कोई भी क्वार्टर में देखते, तो जेटीएल वाज बीटिंग एपीएल अपोलो एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। तो लेकिन अभी तो बात उल्टा हो गया, ठीक है। अभी तो मुझे एपीएल अपोलो बेटर लगने लग गया कंपेयर टू जेटीएल जस्ट, ठीक है। बिकॉज एपीएल अपोलो का अगर आप 9 मंथ FY25 भी देखोगे, बिकॉज उनका Q3 इतना अच्छा हुआ, सो उनका ओवरऑल 9 मंथ FY25 में 20% का ग्रोथ आया। जेटीएल का तो 9 मंथ में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने जेटीएल ने क्या किया, नाभा स्टील करके एक प्लांट का उनका आई थिंक एक और दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, नाभा स्टील करके कंपनी, उसको उनके प्लांट्स को उन्होंने एक्वायर किया। अब नाभा स्टील का जो डेटा है वो डालने के बाद भी जेटीएल में उतना कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ऑफकोर्स बात यही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक देखना पड़ेगा स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स में हो क्या रहा है, ठीक है। सो इन द लास्ट क्वार्टर, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने बार बार ये चीज बताया कि स्टील प्राइसेस प्लमेटेड, ठीक है। स्टील प्राइसेस प्लमेटेड बाय 15 to 17-18% के आसपास। सो इसका मतलब क्या होता है ना, जब स्टील प्राइसेस घट जाता है तो इन लोगों को भी इन्वेंटरी लॉस लेके पाइप्स को बेचना पड़ता है। तो बेसिकली इन सब का क्या हुआ था, ठीक है, इन सब का क्या हुआ था, इनका वॉल्यूम ग्रोथ तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इनका वैल्यू ग्रोथ नहीं आया था, इनका वैल्यू डिग्रोथ हो गया था, बिकॉज इनका जो चैनल पार्टनर्स था वो भी इन्वेंटरी लॉस लेके डीस्टॉकिंग करता था। सो कभी कभार क्या होता है ना, डीस्टॉकिंग करने से वॉल्यूम ग्रोथ तो आता है ना। मतलब सोचो फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि प्राइसेस और घटने वाला है, ठीक है, तो चैनल पार्टनर क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी बेच देगा, राइट। सो व्हेन यू आर डीस्टॉकिंग, यू टेक अ हिट ऑन मार्जिन्स इन, बट देन ऑन द अदर हैंड आप देखोगे आपका वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। सो बेसिकली ये भी हो सकता है इस बार, बिकॉज एपीएल अपोलो का जो नंबर है, राइट, वो देख के अच्छा लग रहा है 37-38%, लेकिन हमें यहाँ पे उनका मार्जिन प्रोफाइल को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका मार्जिन प्रोफाइल, लेट्स से उनका ईबिटा मार्जिन और घट जाता है, मतलब क्या, ईपीएस लेवल पे, शेयर होल्डर के लेवल पे कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो अगर वैसा नहीं है ना, तो आप देखोगे ये स्टॉक 40% का जो वॉल्यूम ग्रोथ करने के बाद भी आप देखोगे ये स्टॉक ज्यादा पैसा नहीं बना रहे। और ये और भी कंपनीज के लिए है। और आप देखोगे कोई भी कंपनी जो बिल्डिंग मटेरियल के लिंक हो, ठीक है, कोई कंपनीज का रॉ मटेरियल होता है आपका पॉलीमर, किसी का रॉ मटेरियल होता है आपका ये जो स्टील हो गया, किसी का रॉ मटेरियल होता है से कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सब क्या होता है ना, ये सारे कंपनीज का रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से इन सबका मार्जिन प्रोफाइल बदलता रहता है। और ये जो स्टील प्राइसेस जो प्लमेट हुआ था, तो सोचिए अगर स्टील प्राइसेस और भी गिरती है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इनका मार्जिन और भी इफेक्ट हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ये तो सिर्फ बिजनेस अपडेट है, लेकिन ऑफकोर्स Q3 में एपीएल अपोलो का 37%-38% का वॉल्यूम ग्रोथ है, जेटीएल का उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स पूरा जब इनकम स्टेटमेंट आएगा तो देन वी कैन सी क्या मतलब ऑन अ 38% का वॉल्यूम ग्रोथ से तुम्हारा पैट ग्रोथ किस लेवल का आ रहा है एपीएल अपोलो का, ठीक है। लेकिन हाँ, बेस्ड ऑन दिस अपडेट मुझे एपीएल अपोलो अभी जेटीएल से बेटर लगता है। जैसे पहले मुझे जेटीएल एपीएल अपोलो से बेटर लगता था, बिकॉज एक टाइम पे मैं जस्ट एक बात बता दूं, एक टाइम पे जेटीएल 70-75% से भी ग्रो करता था इन टर्म्स ऑफ
वॉल्यूम्स, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उनका वॉल्यूम ग्रोथ तो एकदम प्राय गायब ही हो गया। ठीक है, अब मैनेजमेंट से सुनना पड़ेगा क्या चीज है, बिकॉज उनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस था वो उन्होंने लास्ट क्वार्टर तक कॉन कॉल में भी नहीं बदला, बट द पेस ऑफ ग्रोथ इन वॉल्यूम्स वाज कमिंग डाउन फॉर जेटीएल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो ये चीज मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूँ, अपने वर्कशॉप में भी अच्छे से इसको समझाया। राइट, अगर आपने नहीं लिया तो मेरा वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग आ गया है, तो उसका रिकॉर्डिंग आप ले लो, एकदम 16-18 आवर्स का है। डायरेक्टली बैठो पेन पेपर लेके और पूरा वर्कशॉप वेबसाइट के थ्रू देख लो, 365 डेज का रिकॉर्डिंग का पूरा एक्सेस रहेगा और इसके बाद आप कोई भी कंपनी को ट्रैक कर पाओगे। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, अगर आपका पेस ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ घट जाती है, मतलब यहाँ पे वही है कि गाड़ी का स्पीड अगर घट जाती है, राइट, मतलब यहाँ पे स्टॉक चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा, हम थोड़ा कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे पहला तो चीज है कि एंजल वन का नंबर्स एकदम ही अच्छा नहीं है। एंजल वन का भी गाड़ी का स्पीड तो एकदम ही घट गया इन टर्म्स ऑफ से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब अब देखो एंजल वन बहुत कुछ कर रहे हैं, एंजल वन वेल्थ मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, एंजल वन आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, उन्होंने तो बहुत कुछ, बिकॉज आज एंजल वन क्या कर रहे हैं, एंजल वन सिर्फ उनको एक एफएनओ वॉल्यूम ट्रेडिंग कंपनी नहीं बनना है, एंजल वन को आज पूरा एक वेल्थ मैनेजमेंट, एक ओवरऑल मतलब एक क्लाइंट को जो भी मतलब फाइनेंशियल नीड्स होता है, एंजल वन को सब कुछ प्रोवाइड करनी है। तो अपना सुपर ऐप का प्लेटफॉर्म भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी आप देखोगे एंजल वन का 70% के ऊपर का सेल्स आता है आपका एफएनओ ट्रेडिंग के वॉल्यूम से। राइट, मतलब एफएनओ ट्रेडिंग का वॉल्यूम ग्रोथ जितना होगा एंजल वन का कमाई उतना होगा। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, राइट, मतलब मैं और उन सब में डिटेल में क्या जाऊँ, इतने सारी चीजों वीडियो में मैंने पास में बताया, राइट, कि किस तरीके से सेबी ने वो जो किकबैक मतलब जो एंसिलरी रेवेन्यू जो आता था एंजल वन को फ्रॉम द एक्सचेंजेस, वो बंद करवा दिया। राइट, और ये सब कुछ इतने सारे रेगुलेशन लगा, बिकॉज सेबी का वही था ना कि लाइक एफएनओ ट्रेडिंग का जो ग्रोथ आ रहा था, मतलब लोग इस लेवल पे जुआ खेल रहे थे, सो द रेगुलेटर्स लाइक बहुत सारे रोड ब्लॉक्स लगा दिया, और ये रोड ब्लॉक्स का नतीजा अभी हमें एंजल वन का Q3 का नंबर्स में दिख रहा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ Q2 से Q3 को देखोगे, मैं अगर आपको नंबर बताऊं ना, इनका सेल्स 17-20% से घट गया, और मैंने क्या बोला, आज भी एंजल वन का 70-75% सेल्स एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम से ही आता है। सो इसका क्या मतलब, आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टर घट गया, आपका एवरेज डेली टर्नओवर का नंबर भी घट गया, और उसके साथ साथ मतलब एवरीथिंग फेल ऑन अ QoQ लेवल, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। इवन ये बात भी अच्छा नहीं है कि वो जो क्लाइंट ऐड करता है ना हर क्वार्टर में, तो ये जो Q3 का जो क्वार्टर था, दे एडेड अराउंड 2.1 मिलियन, ठीक है, which is a degrowth of 30%. I think it's a degrowth of 30% to compare to what they added in the last quarter, ठीक है, और I think it's a degrowth of 15 to 20% to the same quarter in the last fiscal. So इसका क्या मतलब, तुम्हारा जो क्लाइंट इंक्रीमेंटल जो क्लाइंट एडिशन हो रहा है उस नंबर का भी डिग्रोथ हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद तुम्हारा जो ऑर्डर बुक का जो डिग्रोथ आया, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। बिकॉज देखो आज अगर आप मतलब मैं अगर एंजल वन में हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आगे जाके एंजल वन का वेल्थ मैनेजमेंट ये होगा वो होगा, लेकिन आपको पता है रेट वेल्थ मैनेजमेंट के ये सब लाइसेंस मिलने पे, और वेल्थ मैनेजमेंट में एक चीज आपको बता दूं, एएमसी हो या वेल्थ मैनेजमेंट हो, इनमें ना आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5, 7, 10 हजार करोड़, 15, 20 हजार करोड़ ना होता है ना, तो मीनिंगफुल कोई बॉटम लाइन में कोई एडिशन नहीं होता है। तो आज मैं एंजल वन को ये नहीं सोच सकता हूं कि वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन खोल रहा है, एएमसी खोल रहा है, तो भाई मैं तो उसके लिए बैठा रहूंगा, नहीं। एंजल वन आज भी एक ब्रोकरेज कंपनी है, तो अगर इसका नंबर्स खराब से और खराब होता जाएगा, आप देखोगे स्टॉक नीचे से और नीचे जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने बोला, एक लाइसेंस मिलना डिफरेंट थिंग, और 15,000, 20,000, 30,000 करोड़ का जो पूरा AUM बिल्ड करना, उनमें टाइम लगता है। इफ यू लुक एट द AUM ऑफ एनी AMC कंपनी, यू वुड अंडरस्टैंड, राइट। सब HDFC AMC का AUM का बुक देख लो, फिर आप से निपॉन का देख लो, राइट। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू बिकम प्रॉफिटेबल आफ्टर द AUM रीचेस अ सर्टेन पॉइंट हियर, ठीक है। तो एंजल वन का तो एकदम ही मतलब अच्छा चीज नहीं है। दूसरा चीज है वही वाला पॉइंट है, डिविडेंड पे फोकस कर रहे हैं। डिविडेंड आई थिंक 35% ऑफ प्रॉफिट्स दे दिया। सो सी द पॉइंट इसके लिए, जब तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स घटे जा रहे हैं, जब तुम्हारा एवरेज डेली टर्नओवर का नंबर घटे जा रहा है, तो उस टाइम पे मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, राइट। सो अगेन दैट्स अनदर नेगेटिव थिंग। तो कैपिटल मार्केट्स के एक और कंपनी का बोल सकता हूँ, दिस इज इन द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, वो है कि आपका आनंद राठी। आनंद राठी का सिंपल बिजनेस मॉडल है, वो एकदम अल्ट्रा HNIs के साथ मेनली काम करते हैं, और वो क्या करता है, अपना पूरा रिसर्च का टीम बिठा के रखता है, और वो बोलता है कि लाइक उनके पैसे को कहाँ डिप्लॉय करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, कौन से सेक्टोरल फंड्स में करनी चाहिए, और उनका पूरा रिसर्च टीम पूरा रिसर्च करके उनको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लेट से अमीरों के साथ, बहुत अमीरों के साथ काम करोगे, तो तुम्हारा जो रिसर्च टीम बैठेगा उनको नॉलेजेबल होना चाहिए। तुम्हारा जो सेल्समैन है वो LIC के एजेंट की तरह नहीं काम कर सकता है कमीशन के लिए। तो बेसिकली क्या है, इनका जो से फॉर एग्जांपल मतलब आई वुड से इनका जो
आरएम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली बैंक का मतलब रिलेशनशिप मैनेजर की तरह नहीं होता है। इनका आरएम्स बेसिकली आपका मेंटर की तरह होता है। सो इनका जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, इनका एचएनआई फैमिलीज के साथ काम करते हैं। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू ट्रैक फॉर एनी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इसके लाइक कि आपका यहाँ पे फैमिलीज किस रेट से ग्रो कर रहे हैं, गॉट इट, और एग्जिस्टिंग फैमिलीज आपके साथ अभी भी है कि नहीं, ठीक है। तो आनंद राठी का एक चीज तो है कि लाइक दोनों साइड से अच्छा है, मतलब एग्जिस्टिंग फैमिलीज के साथ भी इनका रिश्ता बढ़ता जाता है, नया फैमिलीज भी ऐड हो रहा है, और एक दूसरे साइड में क्योंकि देखो आज अगर आपने एक वेल्थ मैनेजर को हायर किया टू केटर टू दिस फैमिलीज, राइट, मतलब जो आपके एम्प्लॉइज है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय को से फॉर एग्जांपल एक मेंटर का ट्रेनिंग दे के उनके लिए अच्छे से काम करवाना है, ऑल दैट, इस पे अगर आपका एट्रिशन बढ़ता है एम्प्लॉइज का तो प्रॉब्लम है। लेकिन आनंद राठी का उसका भी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आनंद राठी ने भी पिछले मतलब ये जो उनका जो पीपीटी आया उसमें भी उन्होंने क्लियरली एक चीज मेंशन किया कि अभी मार्केट का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखो एंजल वन का रिजल्ट खराब है और आनंद राठी भी अभी बता रहा है कि लाइक मार्केट का भी सिचुएशन खराब नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि देखो हमने ग्रो तो किया इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लाइक मार्केट का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इनका अगर मैं बताऊं आनंद राठी का, इनका सेल्स 29% से ग्रो किया, ठीक है, और प्रॉफिट्स ग्रू 33% से। क्यों मैं बता रहा हूं, अभी भी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब वही वर्कशॉप में तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेके समझाया, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स चेंज मतलब क्या, आप देखोगे अगर लेट से आपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा इक्विटी फंड्स में पैसा मतलब डलवाया तो यहाँ पे आनंद राठी को ज्यादा कमीशन मिलता है, गॉट इट, कंपेयर टू लेट से डेट फंड में। सो आनंद राठी का जो टोटल जो एसेट अंडर मैनेज्ड है, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स इनका इनका जो क्लाइंट फैमिलीज होते हैं उनका जितना पैसा आनंद राठी मैनेज कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है, उसमें इक्विटी पार्ट ऑफ द पोर्शन बढ़ते जा रहा है। आई थिंक मैं अगर आपको नंबर बताऊं यहाँ पे, द इक्विटी पार्ट ऑफ द टोटल AUM फॉर आनंद राठी इज आई थिंक अराउंड 55%, जबकि एक साल पहले द नंबर वाज 52%। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है 52 से हुआ है। तो और डेट जो ये डेट फंड्स वगैरह होता है ना, जो डेट फंड्स लिक्विड फंड्स वगैरह, उसका परसेंटेज घट रहा है। तो आपको तो यही पता है राइट कि से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड करवाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कमीशन भी ज्यादा मिलेगा, आपको यहाँ पे फीस भी ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को डेट फंड करवाते हो या फिर अगर आप किसी को लिक्विड फंड करवाते हो। सो बेसिकली यही वाला बात है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वही है, मतलब इनका सेल्स ग्रोथ 29% का हुआ है। आनंद राठी ने एक्चुअली गाइडेंस बढ़ाया था एट द एंड ऑफ आई थिंक Q2 के बाद, विच इज ऑलवेज अ गुड साइन, राइट, एज आई टोल्ड यू गाइस बार कि अगर कोई भी मैनेजमेंट अपना गाइडेंस बढ़ाती है तो विच इज अ गुड साइन, मतलब और भी उनको डिमांड दिख रही है। लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने वो सबड्यूड मार्केट सिनेरियो के बारे में बताया। और देखो इस साल का गाइडेंस वो मतलब कर लेगा, मतलब अभी तक उनका जो नंबर्स है आफ्टर 9 मंथ्स और जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया फॉर FY25, दे आर वेल ऑन कोर्स टू गेट दैट नंबर, ठीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट उन्होंने ये भी बताया कि मार्केट सिचुएशन अच्छा नहीं है। और मुझे एक चीज मैंने देखा कि इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है अभी 29% से ग्रो किया है। नाउ द पॉइंट इज के लाइक यू नो आनंद राठी को मैं 35-40% के रेंज में ग्रो करते हुए देखा। सो मे बी यहाँ पे थोड़ा करके गाड़ी का पेस ऑफ गाड़ी का जो स्पीड का बात करता हूँ वो स्पीड थोड़ा करके घट रहा है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जबकि बाकी सब ठीक है। मतलब कॉन कॉल अभी सुनना पड़ेगा क्योंकि आनंद राठी एग्जैक्टली मतलब एंजल वन की तरह नहीं। आपने देखा होगा एंजल वन का तो एकदम बहुत ही बुरा हालत हो गया, बहुत ही बुरा इसलिए हालत हुआ बिकॉज वो FNO के साथ एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है उनका मेजोरिटी पार्ट ऑफ सेल्स। तो जब FNO का वॉल्यूम ग्रोथ में इफेक्ट आया तो एंजल वन का सेल्स नंबर पे डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नंबर पे इफेक्ट हो गया। लेकिन आनंद राठी का क्या है ना, ये सब जो एन्युइटी मॉडल प्रोग्राम में चलता है, एन्युइटी का मतलब है से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि लाइक आप अपने, और यहाँ पे क्या है, जब आप किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा रहे हो, ठीक है, और HNIs को इन्वेस्ट करवा रहे हो, तो मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी होने के बाद भी वो अपना क्लाइंट्स टिकता है आपके साथ, ठीक है, और आपको वो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू देता है, फीस वगैरह देता है, मेंटरशिप फीस जो मैं बता रहा था कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया बात। और इनका जो RM से रिलेशनशिप मैनेजर से आनंद राठी का द नंबर ग्रू अराउंड 10% के आसपास। आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम विद आनंद राठी राइट नाउ, बट आई वुड बी कॉशियस हियर। तो मैं अगर आपको क्लियरली ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अभी मैं कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक में पैसा नहीं डालूंगा, ठीक है। मतलब कोई भी हो, कोई भी वेल्थ मैनेज, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में भी ना कैपिटल मार्केट्स का एक डिवीजन है, ठीक है, और जो कि आज स्टॉक मार्केट के साथ पूरी लिंक्ड है ना। सो द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लाइक आज मुझे, क्योंकि आनंद राठी भी वही बोला, मार्केट में भी तो आप देख रहे हो राइट, पिछले 2-2.5-3 महीने में से ज्यादा कुछ हो
नहीं रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना, आई नो कि लाइक एसआईपी फ्लो चलेगा एंड ऑल दैट, बट जनरली जब मार्केट का हालत खराब हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा रुक जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जनरली इफ यू आर एन एक्टिव इन्वेस्टर, एटलीस्ट आप उस टाइम पे मतलब एग्रेसिव नहीं बनोगे इन लेट से, एटलीस्ट इन ब्रोकरेज कंपनीज में तो बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है। और बिकॉज अगर एंजल वन का रिजल्ट खराब है तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वो सब शेयर इंडिया सिक्योरिटीज और 5 पैसा कैपिटल, आई डोंट एक्सपेक्ट दे ऑल्सो डूइंग एनीथिंग बेटर, राइट। सो बट देन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज कैन डू बेटर बिकॉज उनका एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू है, बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट यू ऑल्सो नो, राइट, एवरीथिंग इज मार्केट लिंक्ड एट द एंड ऑफ द डे, राइट। सो ये हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं कंपनी का, उसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी। अब देखो सूर्योदय का एक सीन है, ठीक है। सूर्योदय का 55% 60% ऑफ उनका जो बुक है, राइट, वो है उनका विकास लोन, ठीक है। विकास लोन का मतलब ये है कि लाइक इंक्लूसिव फाइनेंस लोन, मतलब माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट पकड़ लो, 55-56% के आसपास होगा। नाउ द थिंग इज सूर्योदय का मैनेजमेंट हमेशा यही बोलता है ना कि उनका 95% ऑफ दिस सेगमेंट जो माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन है दैट इज इंश्योर्ड। वो कुछ CGF MU का कुछ स्कीम है, मतलब क्या है, उस बुक में अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो जो इंश्योरेंस कंपनीज को लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रीमियम दे रहे हैं तो वहां से वो पैसा वापस आएगा, मतलब बैड लोन हुआ तो प्रीमियम से पैसा आएगा। नाउ ये सुन के आपको क्या लगता है, ये सुन के आपको ये लगता होगा ना कि लाइक चलो बैड लोन हुआ तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे का आने का टाइमिंग यहाँ पे अलग है। मतलब सोचो आज अगर बैड लोन होता है तो यहाँ पे पैसा आएगा लेट से अगले साल, गॉट इट, मतलब पैसा आएगा 6 से 9 से 12 महीने के बाद। सो क्या होता है इन द मीन टाइम, और आरबीआई रेगुलेशन की वजह से तो वही है ना कि अगर तुम्हारा लेट से फॉर एग्जांपल कलेक्शन एफिशिएंसी खराब हो रहा है तो तुमको तो उसी टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, तुम्हारा GNPA NNPA सब कुछ बढ़ेगा, राइट, और तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करके तुमको दिखाना पड़ेगा। सो बेसिकली सूर्योदय का यही सीन है। मतलब इफ यू सी, मतलब Q3 में आई थिंक उनका एसेट क्वालिटी वेंट बैड, मतलब उनका आई थिंक GNPA नंबर आई टेल यू इट्स अराउंड 5.5%, जबकि लास्ट क्वार्टर में इट वाज 2.9%, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे जिनमें ये क्या बोलते हैं, जिनमें आपका ये माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट का रिजल्ट बहुत खराब आ रहा था, लेकिन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का टिल Q2 का नंबर उतना खराब नहीं था, लेकिन इस बार तो एकदम ही खराब दिखा दिया, 5.5% वर्सेस 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ना वो जो इंश्योरेंस वाला जो पैसे का मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये जो भी होगा लेट से अगले साल उनको इस टाइम पे मिलेगा, लेकिन अभी क्या होगा, इतना बड़ा जो GNPA हो गया, आई एम प्रीटी श्योर दे माइट इवन, आई डोंट नो वेदर ये लॉस दिखाएगा कि नहीं, बट इनका तो पैट का तो बड़ा डीग्रोथ आने वाला है। और ऑफकोर्स ये सब कुछ चालू होता है जब तुम्हारा कलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी अराउंड 94-95% Q3 में, जबकि लास्ट क्वार्टर में 98% के ऊपर था। तो देखिए जब लास्ट क्वार्टर तक मैं ये सोचता था कि लाइक सूर्योदय इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बिकॉज उनका नंबर्स वर कमिंग बेटर देन द अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड NBFC MFIs, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का हालत तो बहुत ही खराब था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्वार्टर में सूर्योदय का भी नंबर एकदम खराब आ गया। सो यही हो गया बात, चलो यही तक रखते हैं। द पॉइंट इज के लिए आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से बिजनेस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज देखो अपडेट्स कोई भी दे सकता है, बट उसके पीछे का नंबर का मतलब क्या है, उसका कहानी का क्या हो रहा है, लास्ट के कॉन कॉल्स में क्या हुआ है, मेरा काम ये होता है कि अपडेट्स के वीडियोस में मैं सब कुछ मिला के आपको दे दूं, ठीक है। ऑन दैट नोट आई होप आपको समझ में आया सब कुछ, ठीक है। ऐसे करके PPT कॉन कॉल्स पढ़ते रहो, जितना ज्यादा अपडेट्स पढ़ोगे, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, बिजनेसेस को ट्रैक करोगे, उतना आप देखोगे आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ेगा, आप आपके पोर्टफोलियो को आराम से मैनेज कर पाओगे और किसी के पास रिकमेंडेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।